हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। आज के टुडे मार्केट्स के एपिसोड में हम दो इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में बात करने वाले हैं। पहले, इंडिया इज जनरेटिंग मोर देन इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू मीट इट्स नीड्स, बट लाखों लोग रोज पावर कट्स एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसे क्यों? और सेकेंड स्टोरी है अबाउट द मोस्ट टॉक्ड यूनिकॉर्न विच इज जेप्टो। अब जेप्टो के आईपीओ की बात हो रही है, बट विल इट बी सक्सेसफुल? चल क्या रहा है कंपनी में? Let's dig deep into it. Hi, this is your host Suhani Gataria and let's begin. भारत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी तो काफी है, लेकिन फिर भी रोज लाइट चली जाती है, स्पेशली छोटी सिटीज में और विलेजेस में। तो सवाल ये है कि बिजली बंद हो रही है पर लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का बुरा हाल है, यानी डिस्कॉम्स विच इज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की फाइनेंशियल और ऑपरेशनल कंडीशन बहुत ही खराब है। अगर डिस्कॉम्स की कहानी देखते हैं तो वो हर साल नुकसान कर रही है और हर बार जो भी रिफॉर्म्स बनते हैं वो फेल कर जाते हैं। देखते हैं कुछ मेजर प्रॉब्लम्स। पहले तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाले इलेक्शन प्रॉमिसेस, लेकिन पैसा टाइम पर डिस्कॉम को नहीं मिलता है। AT&C के लॉसेस विच इज थेफ्ट प्लस बिलिंग इश्यूज, मीटर ही नहीं है या तो फिर लोग बिल नहीं भरते हैं या फिर बिजली की चोरी हो जाती है। और जो टैरिफ्स है वो बिलो कॉस्ट है। गवर्नमेंट पब्लिक को चीप रेट्स देती है लेकिन डिस्कॉम्स को पूरा पैसा नहीं मिलता। तो इसका रिजल्ट होता है कि डिस्कॉम्स को लोन लेने पड़ते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट नहीं हो पाता, मेंटेनेंस और क्वालिटी डिटीरियोरेट होती जाती है और पावर कट्स ही डिफॉल्ट हो जाते हैं। अब रिफॉर्म अटेम्प्ट्स देखते हैं। पहले 4 बार ये कोशिश हो चुकी है। पहले तो 1991 रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स अलाउड थे जनरेट करने के लिए। दूसरी बार आया इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, जहां पे अनबंडलिंग, कंपटीशन और रेगुलेटर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद उन्होंने लाया उदय स्कीम जो 2015 में आया, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिस्कॉम के लिए लोन लिया लेकिन लॉसेस वापस बढ़ने लगे। और चौथा, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो 2021-22 में आया, जो कंपटीशन लाने के लिए प्राइवेटाइजेशन और डीबीटी पुश किया गया। बट इन सब में एक बात कॉमन ही थी, फेलियर ड्यू टू पॉलिटिकल रेजिस्टेंस। और अब 5th अटेम्प्ट होने वाला है अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2024। तो इस बार क्या नया है? हर एरिया में मल्टीपल इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर्स हो सकते हैं जो कंज्यूमर्स को चॉइस मिलेगी। उसके बाद टैरिफ सब्सिडीज डायरेक्टली कस्टमर्स के अकाउंट में जाएगी। डिस्कॉम्स के परफॉर्मेंस पे फाइनेंशियल पेनल्टीज होगी और रेगुलेटरी इंडिपेंडेंस बढ़ने की बात हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम वही पुरानी है, स्टेट्स अपोज कर रहे हैं, जैसे तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स बोल रहे हैं कि सेंटर का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं है, और यूनियंस भी ये अपोज कर रहे हैं कि वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। अब क्या क्या चैलेंजेस है? तो चैलेंज क्या है और होना क्या चाहिए? अगर टैरिफ कॉस्टिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी का असली कॉस्ट रिफ्लेक्ट होना चाहिए बिल में। अगर पॉलिटिकल फ्रीबीज की बात करें तो सब्सिडीज डीबीटी के थ्रू ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर बिलिंग्स और कलेक्शन के एफिशिएंसी की बात करते हैं तो स्मार्ट मीटर्स और 100% मीटरिंग पे शिफ्ट हो जाना चाहिए। और अगर रेगुलेटरी क्लैरिटी की बात करते हैं तो सेंट्रल और स्टेट रेगुलेटर को प्रॉपरली सिंक हो जाना चाहिए। एंड द लास्ट इज इंफ्रा इन्वेस्टमेंट की अगर प्रॉब्लम है तो प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करे तो उन्हें भी इंसेंटिव मिलना चाहिए। अब क्या इस बार रिफॉर्म काम करेगा? सो देयर आर सम पॉजिटिव साइंस, जैसे एलपीजी में डीबीटी काफी सक्सेसफुल था, बिजली में भी हो सकता है। स्मार्ट मीटरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन आरडीएसएस स्कीम के थ्रू हो रहा है और परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स और पेनल्टीज का मॉडल लगाया जा रहा है। लेकिन फिर भी नेगेटिव साइड्स है, जैसे स्टेट पॉलिटिक्स हर बार का रोड ब्लॉक है। इलेक्शंस के पहले कोई भी स्टेट बिजली के रेट्स बढ़ाने को रेडी ही नहीं होते, प्लस यूनियन प्रेशर, प्लस वोट बैंक डायनामिक्स, इन दोनों की वजह से इम्प्लीमेंटेशन में काफी डिले होता है। तो बॉटम लाइन यही है कि इलेक्ट्रिसिटी है बट इंडिया का सिस्टम वीक है। इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन काफी होता है पर लास्ट माइल डिलीवरी फेल हो रही है। जब तक डिस्कॉम्स का बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं बनेगा तब तक रिफॉर्म्स फेल होते रहेंगे। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2024 इंटेंट तो स्ट्रांग है पर एग्जीक्यूशन तभी होगा जब सेंटर और स्टेट मिलकर काम करेंगे। आज की दूसरी न्यूज, जेप्टो ने इंडिया के क्विक कॉमर्स स्पेस में जल्दी नाम कमा लिया।
ग्रोसरीज 10 मिनट में मिलती है, अर्बन यूथ खुश है और फाउंडर्स तो स्टार्टअप हीरोज बन गए। लेकिन अब सवाल ये है कि आईपीओ से पहले जेप्टो को पैसे कौन देगा, क्योंकि ग्रोथ तो हो रही है पर कैश भी उतना ही फास्ट बर्न हो रहा है। जेप्टो का मॉडल तो पावरफुल है पर एक्सपेंसिव भी है। उसका मॉडल समझते हैं, हर लोकेलिटी में डार्क स्टोर्स मतलब मिनी वेयर हाउसेस है, रियल टाइम इन्वेंट्री सिस्टम मेंटेन करना पड़ता है, थाउजेंड्स ऑफ डिलीवरी राइडर्स है और ऐप और लॉजिस्टिक्स का टेक इंफ्रा का मेजर कॉस्ट है। इसका मतलब है देयर इज हायर केपेक्स, हायर ओपेक्स एंड हायर कैश बर्न एवरी मंथ। तो अब तक तो इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया है बट आगे का एक्सपेंशन और आईपीओ प्लान्स के लिए एक और नया बड़ा चेक चाहिए। यूनिकॉर्न तो बन चुका है बट अब और पैसे चाहिए। अगस्त 23 में जेप्टो ने $200 मिलियन रेज किया था। वैल्यूएशन था $1.4 बिलियन का। इन्वेस्टर्स थे स्टेपस्टोन, नेक्सिस, ग्लेड ग्रुप एक्सेट्रा जैसे कंपनीज। पर आईपीओ तक सस्टेन करने के लिए और 1500 to 2000 करोड़ चाहिए, वरना गेम रुक जा सकता है। अब आईपीओ प्लान 2025 में है बट देयर इज अ कंडीशन। अगर जेप्टो को आईपीओ तक पहुंचना है तो प्रॉफिटेबिलिटी का रोड मैप क्लियर होना चाहिए, यूनिट इकोनॉमिक्स टॉप 5 सिटीज में भी इम्प्रूव होना चाहिए और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए। लेकिन मार्केट टाइट है और फंडिंग एनवायरनमेंट कॉशियस है, तो चेक लिखेगा कौन? द फर्स्ट ऑप्शन इज एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है लेकिन नए राउंड में तभी आएंगे अगर बर्न कंट्रोल में आता है और रेवेन्यू स्ट्रांग दिखे। उनके पास दूसरा ऑप्शन है न्यू लेट स्टेज वीसीज या पीई फंड। डिफिकल्ट है इन करंट मैक्रो एनवायरनमेंट, लेकिन अगर जेप्टो दिखा पाए कि 10 बड़ी सिटीज में ब्रेक इवन या नियर प्रॉफिटेबल होता है तो चांसेस अच्छे हैं। या तो फिर ऑप्शन 3 स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर या अक्वायरर। रिलायंस रिटेल, फ्लिपकार्ट, Amazon जैसे प्लेयर्स अगर क्विक कॉमर्स में अग्रेसिवली जाना चाहे तो स्टेक या फुल एक्विजिशन भी हो सकता है। ब्लिंकिट का जोमैटो में जाने वाला मॉडल रिपीट हो सकता है। तो ऑल इन ऑल टू कंक्लूड, यूजर ग्रोथ तो हो रहा है और डिलीवरी मॉडल पॉपुलर भी है, लेकिन फंडिंग रनअवे शॉर्ट होता जा रहा है और नेक्स्ट 12 to 15 मंथ्स क्रिटिकल है। स्पीड तो जेप्टो के पास है लेकिन अब स्टैमिना बनाने के लिए एक नया चेक चाहिए। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनिक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। अगर आपको क्विक न्यूज का एक्सेस चाहिए तो आप इसे और एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे पंजाब एंड सिंध बैंक का Q1 बिजनेस ग्रोस बाय 11% ईयर ऑन ईयर एंड एडवांसेस नियर 1 लाख करोड़। तो पंजाब एंड सिंध बैंक has reported a 10.9% year on year increase in total business for Q1 of FY26, reaching 2.31 lakh crores. Gross advances grew by 13.9% to 99,000 crores, while deposits rose 8.8% to 1.31 lakh crores. The bank's credit to deposit ratio improved to 76.19%. उसके बाद हम देख सकते हैं कि the Defense Acquisition Council of India has given approval to 10 significant acquisition proposals in the defense sector. The total value of these proposals amount to 1.05 trillion rupees. This decision represents a substantial investment in India's defense capabilities. उसके बाद हम देख सकते हैं that India is contemplating allowing the import of genetically modified, that is GM animal feed from the US as a part of trade agreement between the two countries. This potential move could impact agricultural trade relations between India and the US. तो ऐसे ही अगर आपको भी क्विक न्यूज का एक्सेस चाहिए तो आप हमारे न्यूज फ्लैश को और एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज भी निफ्टी इज डाउन। उसका मेन रीजन तो वही है कि यूएस ने वियतनाम के साथ जो ट्रेड डील किया है उसकी वजह से हम भी पैनिक हो चुके हैं जो हमारा डील होने वाला है, एंड दैट इज व्हाई वी आर सीइंग अ बेरिश सेंटिमेंट इन द शॉर्ट टर्म। तो जैसे हम देख सकते हैं आज के जो मेजर लूजर्स हैं या टॉप लूजर्स हैं, तो सबसे बड़ा लूजर है आज का SBI लाइफ इंश्योरेंस विच इज डाउन बाय 2.51%। उसके बाद हम देख सकते हैं कोटक बैंक इज डाउन बाय 1.96%, बजाज फाइनेंस इज डाउन बाय 1.39%। हम देख सकते हैं कि अदानी एंटरप्राइजेस डाउन बाय 0.7%, JSW स्टील इज डाउन बाय 1.3%। सो दीज हैव बीन द टॉप लूजर्स फॉर टुडे। अगर गेनर्स की बात करें तो कुछ ही गेनर्स हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज अप बाय 1.61%,
हम देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल इज अप बाय 1.67%, हीरो मोटोकॉर्प इज अप बाय 1.5%, ONGC is up by 1.24% and Infi is up by 0.5%. So these have been the top gainers for today. If you look at the FI/DI data, as of 2nd July 2025, FI ने selling की थी of 1,561 crores, whereas DI ने buying की है of 3,036 crores. अगर MTF insights देखते हैं तो as of July 1st, 2025, the industry MTF book stands at 85,464 crores. जो पोजीशंस ऐड हुए हैं वो है 7,198 करोड़. पोजीशंस जो लिक्विडेट हुए हैं वो है 6,290 करोड़. सो द नेट बुक एडिशन इज ऑफ 908 करोड़, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपोज स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, टाटा मोटर्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, माज़गांव डॉक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सामान कैपिटल. उसके बाद अगर हम आज की टॉप डिलीवरीज देखते हैं, द टॉप 5 डिलीवरीज आर सन फार्मास्यूटिकल्स, Power Grid Corporation of India, ITC, Kotak Bank and ICICI Bank, which range from 76% to 73%. अब चलता है धन के होम पेज पर, जहाँ पे कि इंडाइसेस एंड कमोडिटीज वाला सेक्शन होता है. तो एज ऑफ 4 जुलाई 2025, सिल्वर का जुलाई का फ्यूचर का एक्सपायरी है. नाउ लेट्स गो ऑन द धन चार्ट्स एंड एनालाइज निफ्टी 50 फॉर टुडे. तो जैसे मैंने बताया कि देयर इज सम, मतलब देयर आर वोलेटिलिटी और बेरिशनेस है थोड़ा रिगार्डिंग द US इंडिया डील, ट्रेड डील जो सून होने वाला है. उसके वजह से वी आर सीइंग अ बेरिश सिग्नल, या थोड़ा सा पिछले 3-4 दिनों से जो निफ्टी गिर रहा है. तो वी कैन सी दैट निफ्टी ओपन अराउंड 25,505, मेड अ हाई ऑफ 25,587, made a low of 25,384 and eventually closed around 25,405. So it is down by 48 points from yesterday's close. वो फिर भी उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर ही परसिस्टेंट है और उसका RSI ड्रॉप हो गया है टू 59. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स इज ऑल्सो डाउन बाय 170 पॉइंट्स टुडे. इट ओपन अराउंड 83,540, मेड अ हाई ऑफ 83,850, मेड अ लो ऑफ 83,186 एंड इवेंचुअली क्लोज्ड अराउंड 83,239. वो भी उसके 20 EMA और 50 EMA के ऊपर है और उसका RSI भी इज अराउंड 58. अगर इंडाइसेस में बात करते हैं अबाउट टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, सो जो टॉप गेनर्स है वो बहुत ही वीक है, देयर हार्डली अप बाय अ फ्यू परसेंट. दैट इज निफ्टी ऑटो जो आज का टॉप गेनर है, विच इज अप बाय 0.44%. निफ्टी फार्मा इज अप बाय 0.4%, CPSE इज अप बाय 0.1%, मिड कैप इज अप बाय 0.1% as well, and FMCG is up by 0.1%. So these have been the top gainers. अगर आज का सबसे बड़ा लूजर देखते हैं वो है निफ्टी PSU बैंक्स, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, BSE बैंक्स एंड फिर निफ्टी. दिस इज ऑल्सो बिकॉज आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था, तो हम फिर से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देख पा रहे हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो टेल अस इन द कमेंट्स. टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे अपडेटेड एंड स्टे क्यूरियस. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.